दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एक अलग किस्म की मेहमान हैं, खुशबू रस्तोगी जी। आपने सुना होगा और समाज में भी कई बार देखा होगा कि होता क्या है कि लड़कियां अपने मायके में ख़ुद को ज़्यादा आज़ाद समझती हैं। उनको लगता है कि वहाँ उनकी ज़्यादा बातें मानी जा रही हैं और ससुराल में बट नेचुरल है, थोड़ा सा दबाव होता है। लेकिन खुशबू की जो कहानी है वो ठीक इसके उल्टी है। खुशबू को जितनी आज़ादी उनके मायके में यानी जो उनके पिता के घर में नहीं मिली, उतनी उनकी ससुराल में मिली। उनकी सास, उनके ससुर, पति, इन सब का एक सहयोग रहा जिससे वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकी। उन्होंने अपनी पढ़ाई ससुराल में आके पूरी की, साथ ही साथ मिसेज यूपी का उन्होंने खिताब जीता। इसके अलावा बुटीक शुरू किया और अब वो बुटीक चला रही हैं। 2016 में वो मिसेज यूपी बनी थी। इसके पहले जब वो कॉलेज में थी वहाँ पे वो इस फैशन की दुनिया में कदम रखना चाहती थी। डांस उनका पैशन था, नाटक और बहुत सारी चीज़ें जो स्टेज पर एक आर्टिस्ट के रूप में होती वो करना चाहती थी। लेकिन वो अवसर उनको अपने बनारस जो उनका घर है वहाँ नहीं मिला। शादी के बाद 3 साल बाद उन्होंने 2016 में मिसेज यूपी का खिताब जीता और उसके बाद फिर उनकी यात्रा आगे बढ़ती गई। तो देखिए कितनी प्रेरणादायक कहानी है, हम इसको सुनवाते हैं सिर्फ खुशबू जी के द्वारा ही। खुशबू जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी, और थैंक यू सो मच कि आपने शब्द शब्द के मंच पे, एक स्टेज पे आपने इस टॉपिक के लिए मुझे चुना जी। बहुत बहुत आभार आपका। तो थोड़ी सी बताइए कि स्कूल के दिनों में आपको स्टेज का शौक़ था, जैसे मॉडलिंग भी आप करती थी, लेकिन वहाँ वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई जी। स्कूल और कॉलेज से लेके मतलब स्कूल से स्टार्ट किया। वहाँ पे स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते थे, डांस होता था, प्ले होता था, तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी और जब भी जाती थी तो जीत के आती थी। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और मतलब एक टाइम आया जब 9th-10th में पहुंची तो इसका स्कोप, स्टेज भी बड़ा हुआ, डांस भी बड़ा तो स्टेज भी बड़ा और ऑडियंस भी बड़ी और फिर मैं फैमिलीज़ को भी बुलाने लगी। देन एक बार एक प्रोग्राम में मेरे फादर भी आए, तो उस डांस कंपटीशन में मैं टॉप 3 में आ गई थी। और लेकिन वो कपल डांस था। लेकिन फादर को ऐसा नहीं पसंद आया कि आप कपल डांस नहीं करो, मतलब ये सब नहीं सही लग रहा है, आप अपना फोकस पढ़ाई में करिए और मतलब अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, ये सब नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, फादर की बात को काट तो सकते नहीं है। तो मैंने फिर वही किया कि भाई डांस तक तो रखा, लेकिन ऐसा कंपटीशन में नहीं गई कि भैया बहुत बड़े कंपटीशन में जा रहे हैं, वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिकॉज़ जब आप वहाँ जाते हैं तो एज अ सोलो तक तो ठीक रहता है, वहाँ पे फिर अगर आपको पेयर में भी बोलना होता है देन आप डिनाई नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको या तो आप नहीं जाइए या तो आप अपना बेस्ट दे के आइए, ये होता है। देन उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि फादर को पसंद नहीं था और प्रैक्टिस के लिए भी जाना होता था। तो चीज़ें जब पसंद नहीं है तो आगे नहीं बढ़ी। फिर वो स्कूल में आई तो जैसे एक दूसरे को फेयरवेल जब देते हैं हम लोग, उसी से ही स्टार्ट किया। तो टीचर्स लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि आप यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, आपको जाना चाहिए, आप बहुत अच्छे हो। तो मैंने चांस लिया कि ठीक है, कभी बताकर फादर को, कभी उनके नॉलेज में नहीं रहा, लेकिन मदर को हमेशा बता कर जाती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बता के गई, लेकिन हाँ मैं जब भी गई हूँ तो वहाँ पे अपना बेस्ट दिया और कहते हैं ना कि ट्रॉफी जीत के लाई। तो इस चीज़ से ये मुझे और कहते हैं कि आप दूसरे आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ट्रॉफी जब हाथ में आती है तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, मोटिवेट हो जाती हूँ, कर यार मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को, तो इस चीज़ को मैं कर सकती हूँ। ये जो लाइन है, मुझे फादर की जो बात थी ना वो थोड़ा अनसुना करती चली गई। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये जीत सकती हूँ, तो वो चीज़ थोड़ा सा पीछे हो गया पापा की बात।
ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मैंने बात नहीं मानी, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा माना, टीचर्स हाँ ना थोड़ा थोड़ा माना। टीचर्स भी साथ देती थी, बहुत सपोर्ट करती थी, क्योंकि अच्छी जगह पे ही वो बताती थी, क्योंकि उन लोगों को पता होता था कि कहाँ कंपटीशन है और कौन सा बच्चा मेरा वो ट्रॉफी लेके आ सकता है स्कूल के लिए। यहाँ तक सही था। और मॉडलिंग वगैरह भी मैंने क्लास 10 से ही शुरू कर दी थी, तो अभी तक जैसे जो भी मॉडलिंग थी वो स्कूल कैंपस वगैरह में ही करा, 12th तक करा। उसके बाद फिर वही है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो फादर को पसंद नहीं है, तो इसलिए वो समझौता करना पड़ा वहाँ पे स्टॉप। लेकिन चीज़ें जब आप घर के बैठते हैं वो शांत नहीं होता है, मन में कहीं रहता है वो पूरे टाइम। जैसे हम ब्रीथ करते हैं और अगर हम नोट गिन रहे होते हैं तो अगर बात भी कर लेंगे आप, लेकिन मन में काउंटिंग चलती रहती, 36 36 36। तो वो मैं कुछ भी करती थी, लेकिन वो जो चस्का लगा हुआ था वो चीज़ बना रहा। तो वो ठीक है। फिर शादी के बाद वो आगे बढ़ा। हाँ, फिर शादी हुई। शादी के बाद भी मैंने ये वाली बात कहने वाली होती नहीं है, तो कभी किसी से नहीं कहा। 3 साल बीत गए और 2015 दिसंबर में एकदम से ऐसे ही मैं फेसबुक चला रही थी और मुझे दिखा कि मिसेस यूपी हो रहा है। तो मैंने पहले अपने सिस्टर इन लॉ से बात करी कि क्या मैं इसको कर सकती हूँ। तो ये लोग भी बहुत ऐसे हैं कि भाभी मीन्स क्या, भाभी मतलब जैसे हम वैसे आप भाभी, अधिकार तो बराबर है। हाँ बिल्कुल। मेरे फैमिली में एक यही तो चीज़ है जो मुझे कभी भी मतलब मैं उस पर प्राउड करती हूँ कि जैसे दीदी वैसे मैं। और चाहे वो मदर इन लॉ हो चाहे वो फादर इन लॉ हो, उन्होंने हमेशा मुझे ये दिखाया जैसे तुम नैन्सी की बड़ी बहन हो। और सिर्फ कहने भर का नहीं होता, ये होता है। हमेशा डॉटर्स डे पहले मुझे विश किया जाता है, देन मेरी नंदों को विश किया जाता है। तो दीदी ने कहा कर सकती हैं। फिर मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई और अपने मदर इन लॉ से बोला। मम्मी ने कहा बिल्कुल, जितना मैं प्रेशर ले रही थी वैसा तो था ही नहीं, बिकॉज मैंने अपने फादर को देखा था तो मैं बहुत झिझक रही थी। तो मैंने मदर इन लॉ को बोला कि तो उन्होंने कहा बेटा फॉर्म ला दो, फॉर्म लेके आओ जल्दी, नहीं तो इसका डेट निकल जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत सोची, मैंने कहा मम्मी कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा इसमें क्या गलत। तो उनसे मैंने सीखा कि जो आपको एक दायरा दिया जाता है, आप उस दायरे में रह के आपको जितनी फ्रीडम दी गई है आप उसको एंजॉय करिए। चाहे वो मिसेस यूपी हो, चाहे वो कहीं कुछ शॉर्ट्स पहन के घूमना हो, आप घूमिए, आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करिए, लेकिन एक दायरे में। तो उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और वो मोटिवेट करती थी। जितना मोटिवेट वो करती हैं उतना ज़्यादा मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं वो मोटिवेट के साथ साथ मुझे हेल्प बहुत करती हैं। अगर आपको कहना है कि मैं ये कुछ कर रही हूँ तो आपने बस कह भर दिया, उसकी पूरी तैयारी मेरी फैमिली वाले कर देते हैं कि भाभी को ये करना है, भाभी को वो करना है। और जो चीज़ नहीं है तो वो मेरी मदर इन लॉ नोटिस करती रहती हैं कि इसका ये चीज़ रेडी नहीं है, इसका ये चीज़ रेडी नहीं है, इसको ये चीज़ करके देना है, इसको कंप्लीट टाइमली। तो जब जिसके साथ ये चीज़ चलती है तो हम एक बाहर का क्या ही बोले, आप अंदर से मजबूत होते हैं कि आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। सामने वाले समाज वाले का तो पता नहीं, स्टेज पे तो हम चल के रहेंगे। तो एक जो ये वाली फीलिंग, एक कॉन्फिडेंस है, वो हमारे वर्क के साथ साथ हमारे फेस पे दिखता है। तो हो सकता है इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ही मैंने 16 वोन किया था। मिसेस यूपी 16 में जीत गई थी। तो जब घर पे आई तो बहुत खुश थी मम्मी लोग। और मेरे जैसे इस पीरियड के दौरान कि आप जा रहे हैं वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, पूरा मेरा छोटा बेबी था 1.5 साल का, उसको देखना, उसकी पूरी केयर करना, तो ये बहुत अच्छी फैमिली मुझे मिली है। अच्छा, आपके 2 सपने हैं फैशन की इंडस्ट्री को लेके जी, कि आप प्रेग्नेंट वुमेन्स की एक फैशन शो कराना चाहती हैं जी। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे ऐसा कुछ रीजन, वही जो एक थॉट बना है उसको कि नहीं वो भी कर सकती हैं। मतलब मैंने एक बार सोचा कि जब हम एक तो पहली बात कि
ये जो टाइम चल रहा है बहुत ओपन हो गया है, वुमेन्स बहुत स्मार्ट हो गई हैं और जितना हम सोचते हैं 80%, लेकिन हम जब देखते हैं तो हमें 95% देखने को मिलता है। तो जो हमारी सोच है उससे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो मैं यही देख रही हूँ कि लखनऊ में दिन पे दिन बहुत ज़्यादा शोज़, बहुत ज़्यादा शूट्स होते जा रहे हैं और ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि यही एक टॉपिक सामने आई है कि लोग अपने प्रेगनेंसी शूट्स ज़्यादा करा रहे हैं। तो उससे मैंने ये चीज़ सोची कि क्यों ना इसी शूट को जो हम पर्सनल करवाते हैं इसको अगर मैं एक स्टेज प्रोवाइड करवाऊँ लोगों को, तो वो लोग जो प्रेगनेंसी में अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा इन्हांस कर सकें, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो वुमेन्स चाहती हैं कि उन्हें एक अच्छा कुछ करना है, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो ये भी चाहती हैं कि वो कुछ स्पेशल टाइम पे अपने आप को प्रूव करें। तो सबसे ज़्यादा वुमेन्स के लिए स्पेशल टाइम उनका प्रेगनेंसी ड्यूरिंग होता है। तो अगर वो इस टाइम पे उस सिचुएशन में अगर वो वॉक कर रही होंगी, कॉन्फिडेंस अलग आएगा। वो कॉन्फिडेंस अलग आएगा, बिकॉज एक तो आप वुमेन्स हैं, दूसरा आप टू है, मतलब 1 से 2 पर्सन के साथ आप वॉक कर रही हैं। आप वॉक करेंगी, आपका मदरहुड भी उसमें वॉक करेगा। तो कहते हैं ना कि औरत के अंदर का माँ कभी हारती नहीं है। तो एक वो जो जज्बा होगा उनका, वो उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बस यही सोच के साथ मैं ये प्लान कर रही हूँ कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम कराया जाए जिसमें हमारी प्रेग्नेंट वुमेन भी वॉक करें। एक्चुअली जो खुशबू की बात है कि उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग भी की, उनका बुटीक भी रहा है। तो जो फैशन की इंडस्ट्री में रहता है वो नए नए थॉट सोचता रहता है कि हम अगर प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो उस पर ड्रेस कैसे पहनाएंगे, क्या चीज़ें कैसे करेंगे। आपके जो बुटीक का कैरियर था वो कैसा था और अब कैसे चल रहा है? वो भी अच्छा था, लेकिन वो भी ऐसे ही शुरू हुआ था कि मतलब बैठे हुए हैं, काम तो अभी ऐसे फ्री ही चल रहा है। इतने टाइम में सिर्फ फेसबुक स्क्रॉल करके, इंस्टा इंस्टॉल करके तो नहीं चलेगा, ऐसे स्क्रॉल ही कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ किया जाए। तो फिर मैंने श्रीधा कलेक्शन के नाम से अपना बुटीक स्टार्ट किया। वो ऑनलाइन अभी मैं कर रही हूँ और उसमें भी मैं एक स्पेशल ड्रेस पे कर रही हूँ जो कि लहंगा है हमारा। अच्छा। उसमें भी लहंगा ही क्यों? क्योंकि लोग साड़ी अब बहुत जो भी जैसे हमारे मतलब ओकेजन होता है, साड़ी तो ऑलवेज लविंग है, बट उससे भी डिफरेंट अब आप देखेंगे कि रेडी टू वेयर साड़ी हो गई है। साड़ी सिर्फ सिंपल साड़ी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, डिज़ाइनर साड़ी पसंद कर रहे हैं, रेडी टू वेयर कर रहे हैं, लहंगा साड़ी पसंद कर रहे हैं। और अगर सूट में आएंगे आप, तो सूट लोग नहीं ले रहे हैं, आप सिंपल सूट, डिज़ाइनर सूट ले रहे हैं, शरारा ले रहे हैं, गरारा ले रहे हैं, उसमें भी सब चीज़ें मतलब रेडी टू वेयर वाला ले रहे हैं। तो उसमें भी एक लहंगा ऐसी बीच की कड़ी है जो वेस्टर्न भी है और ट्रेडिशनल को टच भी कर रही है, इंडो वेस्टर्न को भी वो आगे लेके आ रही है। हम पहले लहंगे को केवल शादी तक रखते थे कि भैया शादी है, चलो हैवी लहंगा लेके आते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब वो पार्टी वेयर भी हो गया है, वो छोटे फंक्शंस के लिए भी हो गया है। अब वो घर में पूजा हो रही है, लोग तब भी उसको कैरी कर रहे हैं, लाइक लाइट स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप विद लाइट दुपट्टा। तो इसके साथ वो गर्ल मतलब गर्लिश तो वो है ही है, गर्ल भी अच्छे से कैरी कर रही है और इस लुक में आता है। तो जो 30+ 40+ भी होती है ना, तो वो सोचती हैं कि हम तो बहुत अभी कहाँ ओल्ड एज हो, मतलब ओल्ड एज में चले आए हम, अभी तो मेरा यंग है। तो वो उस चीज़ को भी वो कैरी कर सकती है। तो उसमें उनको एक गर्लिश टाइप की फीलिंग आती है कि अभी तो मैं यंग हूँ, और एज के साथ में वो सूट भी करेगा, बिल्कुल सूट भी करता है। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी को हैवी लहंगा चाहिए होता है तो हैवी तो प्रोवाइड कराते हैं, बट स्पेशल जो होता है वो इसी टाइप का होता है कि लाइट भी हो और कैरी भी हो, कैरी करने में जी। आपका एक और सपना है कि आप ओल्ड एज होम खोलना चाहती हैं जी। क्यों? मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। अभी तो दादी नहीं है, लेकिन एक कहते हैं कि अगर आप कभी कोई विश कर भी रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं आप मन ही मन उनसे डिस्कस करते रहते हैं। तो मेरे मन में हमेशा दादी हैं
और मैं इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपनी दादी खो दी है, और अभी भी बहुत सारी ऐसी मतलब ओल्ड महिलाएं हैं, मतलब अगर उनके बाल भी बिखरे हुए होते हैं तो मेरा मन होता है कि मैं अपना कोम निकालूं और उनके कोम करके चोटी कर दूं। उनको ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बुरा फील करती हूँ कि उनके बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ होते हैं उनके पास, कुछ नहीं होते हैं। आज हम ऐसे बोल रहे हैं, हो सकता है कल की परिस्थिति हमारी कुछ अलग हो, और आज मैं ओल्ड एज होम खोलने की बात कर रही हूँ। ऐसा एक प्लेस खोलना चाहती हूँ जिसको मैं ओल्ड एज होम नहीं बोल सकती हूँ, जिसमें मैं उनको ऐसा ही कुछ प्रोवाइड कराऊंगी कि आप आइए, घर जैसा अनुभव करें। ये आपका घर है, ये आपका घर है, और इसमें मैं हूँ जिसको आप अपनी पोती मान सकती हैं। और पूरी चीज़ें जो आप अपने घर में कर सकती हैं, आप जो पूरी छूट के साथ, जैसे मेरी दादी मेरे घर पे रहती थी वैसे मतलब वहाँ पे रहने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर मेरी दादी होंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं हमेशा चाहती हूँ, आज ये स्टार्टिंग पीरियड है मेरे एज का, कि मैं कुछ करूँ इस लेवल पे आके। तो हो सकता है मुझे थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जब ये खुलेगा और उसमें वुमेन्स आएंगी, या मतलब जितने भी बुजुर्ग हैं वो तब सारी चीज़ समझ में आएगी। तब उनको मैं मतलब उनके लिए जो भी खुशी उनकी अधूरी रह गई हो, भगवान की दया से अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं सारी उनको खुशियाँ दे सकूँगी। मैं ये सोचूंगी कि मेरी दादी कहीं ना कहीं खुश है। एक सवाल और है कि जैसे आप जब मिसेज यूपी बनी, उसके बाद फिर बहुत सारे प्रतियोगिताओं में आपको जज के लिए बुलाया जाने लगा। क्या कभी ऐसा अवसर आता है कि कोई प्रतिभागी हो और आपसे कोई कहे कि भाई मुझे बनवा दो? जी, संकट का समय है। संकट का सवाल कि जिसको खुल के बोला भी नहीं जा सकता है, और प्रश्न पूछा गया तो मतलब दबा भी नहीं सकते। लेकिन ये बहुत कड़वा सच है। सच तो है लेकिन बहुत कड़वा है कि अब महिलाएं इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गई हैं कि उनको सिर्फ एक स्टेज के लिए आप क्या कर रही हैं, आप अपना विवेक, अपना एक मर्यादा, वो सब छोड़ रही हैं। मैं कहना चाहूँगी अपने उन महिलाओं से जो अभी भी घर पे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, कि आप ज़रूर बाहर आइए, आप ज़रूर अपने प्रतिभा को निखारिए, लेकिन बहुत सोच समझ के, बहुत जांच पड़ताल कर कर, और आप ये मत देखिए कि सिर्फ आप स्टेज पे खड़ी हो रही हैं। आप ये देखिए कि आपके साथ साथ, आपके नाम के साथ साथ आपके परिवार का नाम, आपके हस्बैंड का नाम और आपके बच्चों का नाम भी जुड़ा है। तो हम कुछ भी बात करें तो हम ये समझ के बात करें कि हमारे पीछे हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरी खुद की, मैं उसको बिगाड़ नहीं सकती हूँ, और उन पे प्रभाव पड़ेगा। जो मैं बोलूँगी, मैं आज तो बोल गई, मेरी बातों का प्रभाव उसमें भी पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगी कि आप मतलब महिलाएं इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना हो कि वो अपनी एक लिमिटेशन जो होता है वो क्रॉस कर जाएं। जी जी। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, और खुशबू जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किए। हम लोग फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर बातचीत करते। शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच।